हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 9 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सभा और समिति किस काल से संबंधित थी? तो यह वैदिक काल से संबंधित थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं उच्च लोगों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? श्रेष्ठ एवं उच्च लोगों की। जबकि जो समिति यह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। एक बात और ध्यान रखिए, सभा में जो भाग लेते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे सुभेय कहा जाता था। और समिति में जो भाग लेते थे उसे क्या कहा जाता था? तो सुजान कहा जाता था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। एक प्रश्न और बनता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सही है। उसके पिता का नाम फिलिप था। यह भी सही है। फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। यह भी सही है। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। यह भी सही है। एक बात और बताइए कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का राजा कौन था? मगध का राजा कौन था? तो घनानंद था। घनानंद के समय में इसने आक्रमण किया था। अगला है, सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। यह भी सही है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 तक ये खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ और सुधार किए थे। जैसे सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अस्थायी सेना की व्यवस्था भी किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण की नीति भी लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के तहत वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण, वितरण व्यवस्था और भंडारण की व्यवस्था भी की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, गलत कथन पूछा है। पहला कह रहा है, फिरोज शाह ने फतुहारते ए फिरोज शाही की रचना की। इसकी आत्मकथा थी। ये फारसी भाषा में लिखे थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सही है। जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था। यह भी सही है। जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफीक को फिरोज शाह तुगलक ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए थे। तो ये भी सही है। इसकी मृत्यु 1338 में हो गया था। तो ये गलत है। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1388 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसके कार्यकाल की बात करें 1351 से लेकर 1388 तक ये तुगलक वंश का शासक था। इसने कुछ विभागों की स्थापना की थी। कौन सा? दीवाने बंदगान, ये दास विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवाने इस्तेहाक, ये पेंशन विभाग थी। इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निजामुद्दीन औलिया ने 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। इन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देखा था, लेकिन ये किसी के दरबार में गए नहीं थे। एक प्रश्न और बनता है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। देखते हैं। पहला कह रहा है, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। तो ये सही है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच हुआ था। ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। तो ये भी सही है। तो यानी इसमें सभी सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। किसकी मृत्यु हुई थी चेचक से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
गुरु हरिकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। सिख गुरु में कुल कितने गुरु हुए थे? तो 10 गुरु हुए थे। मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं, सब 10 गुरु के बारे में, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। देखिए, पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने लंगर संस्था की शुरुआत की थी। प्रश्न बनता है कि लंगर संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। दूसरे गुरु तो कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे, और गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन किया था। तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने सिखों में सती प्रथा और पर्दा प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया था। चौथे गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी और स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। और पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था और स्वर्ण मंदिर का काम पूरा कराया था। यह प्रश्न बनता है कि स्वर्ण मंदिर का काम किसने पूरा करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। और छठे गुरु कौन थे? तो हरगोविंद। हरगोविंद हथियार उठाने वाले पहले गुरु थे, और इन्होंने गतका युद्ध, किसका? गतका युद्ध कला की रचना भी की थी। और सातवें गुरु कौन थे? तो गुरु हरराय थे। सातवें गुरु हरराय थे। ये कोमल दिल वाले गुरु कहे जाते हैं। और आठवें गुरु कौन थे? तो गुरु हरिकिशन थे, और ये सबसे कम उम्र में गुरु बने थे। ये मात्र 5 वर्ष की उम्र में गुरु बने थे। प्रश्न बनता है कि सबसे कम उम्र में कौन बने थे? तो गुरु हरिकिशन। तो ये किस नंबर के थे? 8वें नंबर के थे, ठीक है। और इन्हीं की मृत्यु चेचक से हुई थी। 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी 1675 में, ठीक है। और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। प्रश्न बनता है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। आप इसको इतना ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था। अगर हम बात करते हैं बिहार का किसे नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। और उड़ीसा का तो राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। क्लाइव की बात करते हैं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और प्लासी का युद्ध इसी के समय में हुआ था, और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना भी इसी ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए 3 पॉइंट्स में ध्यान रखिएगा। एक तो बनता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। अब पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद प्रश्न बनता है कि भारत का कौन था प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखिए, यहाँ पे अंतिम पूछा है, तो अंतिम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। और ये प्रथम वायसराय भी था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था, और इसे 1858 के एक्ट के तहत इसे क्या बनाया गया था? तो वायसराय बनाया गया था। और एक प्रश्न और बनता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहां हुआ था? तो कहां पे हुआ था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने इसकी स्थापना की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आर्य समाज की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना कहां हुई थी? बंबई में हुई थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और एक प्रश्न और बनता है कि 1877 में, ध्यान रखिए 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर को बना दिया, लाहौर में बना था इसका मुख्यालय 1877 में। और हम बात करते हैं आर्य समाज की। स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रश्न बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। एक प्रश्न और बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो किस क्रांति के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। और ये की शुरुआत कब हुई थी? 1789 से लेकर 1799 तक यह चली थी। रूसी क्रांति की बात करें तो 1917 से 1923 तक। और गौरवपूर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। अगला, खूनी रविवार की घटना घटी थी, तो यह कब घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1905 को यह घटी थी। 22 जनवरी 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गैम्पोन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, और उन पर पुलिस द्वारा हमला किया गया था। और इसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे, और 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? देखिए, मान ली पृथ्वी है, बीच बीच जो रेखा 0 डिग्री से क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और इसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया, दूसरी तरफ चोटी दी है। देखिए, केरल में कौन सी चोटी है? तो अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप इसको भी ध्यान रखिए, कहां पे है? केरल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड में कौन सी है? तो सारामती है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो नंदा देवी। और तमिलनाडु में कौन सा है? दोदा बेट्टा। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब मिला लीजिएगा इस हिसाब से, कौन सी जनजाति दिवाली को सेव का त्योहार मनाती है? शोक के रूप में दिवाली को कौन से मनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थारू जनजाति। थारू जनजाति कहां पे निवास करती है? तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह निवास करती है। एक और खासी कहां पे निवास करती है? तो मेघालय में। ठीक है। और ये भील कहां पे निवास करती है? तो भील ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। और ये भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। आप इसको भी ध्यान रखिए। मुंडा ये मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन पूछा है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ध्यान से समझिएगा, ब्रह्मपुत्र के बारे में मैं कुछ और पॉइंट्स बता दे रहा हूं। ये कहां से निकलती है? तो ये तिब्बत से निकलती है। कहां से? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहां से निकल कर ये तिब्बत में से क्या कहा जाता है? इसे सांगपो कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तिब्बत में सांगपो नदी से के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नामचा बरबा से यांगयाप दर्रा, एक प्रश्न बनता है कि किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग कहा जाता है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है? इसे असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इतना पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। तिब्बत में क्या? सांगपो कहा जाता है। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग या सियांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है? तो असम में कहा जाता है। जमुना कहाँ कहा जाता है? तो बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अला गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर कहा जाता है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित? ये किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पे है। बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो ये कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और ये कहां पे गिरती है जाके? तो ये खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। एक प्रश्न और बनता है, ईश्वरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये ज्वार नद यानी ईश्वरी का निर्माण करती हैं। और धुआंधार जलप्रपात कहां पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहां पे स्थित है? तो ये भी नर्मदा नदी पे गुजरात में स्थित है। और इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, तो सर्वाधिक गन्ना कहां पे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वाधिक गन्ना कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। ध्यान रखिए, चीनी का भी प्रथम उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। पहले महाराष्ट्र था, अब उत्तर प्रदेश हो गया। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अला निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो मशीनीकृत सबसे बड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैलाडीला खान। ये कहां पे है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है ये। और किसके लिए है? तो लौह इस्पात के लिए है ये। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहां पे अवस्थित है ये? तो नागपुर में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं पूछा है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? कर्नाटक में, सही है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, ये भी सही है। कंदोली नहीं, चंदोली होना चाहिए। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, तो ये कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों को मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं।
तो गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये एशियाई शेर के लिए फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही फेमस है। और उसके बाद पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कुनो कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। काजीरंगा बहुत पूछा जाता है, एक सिंह गधे के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? तो असम राज्य में है। केबुल लामजाओ, ये केबुल लामजाओ जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? मणिपुर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो बिहार में है। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। गुरु घासीदास कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, यानी दिन रात किसके कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिभ्रमण। परिभ्रमण के कारण ही दिन रात होते हैं। परिभ्रमण को और क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन कहलाता है, ठीक है। और ये कितने घंटे में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है, और इसी की वजह से क्या होता है? दिन रात होता है। और पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व घूमती है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एक होता है परिक्रमण, देखिए तो परिभ्रमण हो गया, यानी पृथ्वी अपनी जब धुरी पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। और ये परिक्रमण क्या होता है? जब ये सूर्य की परिक्रमा करती है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये सूर्य है और जब इसकी परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? तो परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। और ये परिक्रमण कितने दिन में करती है पृथ्वी? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में यह परिक्रमा करती है। और इसी की वजह से दिन रात का छोटा बड़ा, देखिए दिन रात का होना किसकी वजह से होता है? परिभ्रमण के कारण होता है। लेकिन दिन रात का छोटा बड़ा होना ये किसके कारण होता है? तो ये परिक्रमण के कारण होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसके कारण और क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन किस कारण? तो परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ गलत दिया है, आप एक ऑप्शन और बना लीजिए, ऑप्शन डी, जिसमें 2 और 3 लिख दिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3। ये गलत हो जाएगा, 2 और 3 यानी कोटोपैक्सी और एटना। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो ये इक्वाडोर में है। और एटना कहाँ है? तो इटली में है। ये दोनों क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और ये एकांकागुआ कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में। ये मृत ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी। और फ्यूजियामा ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। देखिए 3 प्रकार की ज्वालामुखी है, एक सक्रिय हो गई, और दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ये सक्रिय होती है, प्रसुप्त ये कभी भी फट सकती हैं, और मृत ये मर चुकी हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी और एटना। ऑप्शन आप सुधार लीजिएगा। अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी, यांगत्से एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ पे है? तो चीन में है। इसकी लंबाई कितनी है? 6500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हांगहो जो नदी है, हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हांगहो नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अभी पीछे मैंने बताया। सिंध नदी तो ये भी भारत और पाकिस्तान में बहती है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य? ध्यान रखिए, प्रारूप समिति में टोटल 7 थे, लेकिन पूछ रहा अध्यक्ष को हटाकर, ये अध्यक्ष को मिलाकर 7 थे, तो अध्यक्ष को हटाकर, प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़ा करिए आप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसे ड्राफ्ट समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 169 में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में है ये। बात करें अगर हम आर्टिकल 170 के, इसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, और 168 में क्या है? तो राज्यों में विधानमंडलों का गठन इसमें है, आप इसको ध्यान रखिए। अगला है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो निर्धारित आयु सीमा कितनी है पंचायतों के लिए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए कितने चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए कितना चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है निदेशक तत्व क्या है? यानी नीति निदेशक तत्व की बात कर रहा है, यानी डीपीएसपी की बात कर रहा है, क्या है? तो ये क्या है? अविवाद योग्य, यानी इसके उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे मूल अधिकार है तो वाद योग्य है, यानी इसके उल्लंघन में न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन जो ये डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व है, इसके उल्लंघन में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख है, भाग 4 में है। और किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? यह तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के
किसी भी सदन द्वारा यह लगाया जा सकता है। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है राष्ट्रपति को। और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है महाभियोग? तो आर्टिकल 61 में है। जैसे ये राष्ट्रपति की बात हो गई तो इसको दोनों शब्दों में, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को सिर्फ राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो किसकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर, इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये राष्ट्रपति कब से कब थे? तो 1964 से लेकर 1966 तक ये क्या थे? प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। यानी कि ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मदद करता है एवं जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है, और ये स्वतः ही पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये स्वतः ही पद समाप्त हो जाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार यानी चुना गया था? कौन चुना गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? जाने कि वर्तमान में कितने यूटी हैं? तो 8 यूटी हैं। सिर्फ 2 यूटी के पास ही अपना उच्च न्यायालय है। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास ही अपना उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट है। तो ये बात कर रहा है अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार किसके अधीन आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, अगला है, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो लोकसभा सदस्यों की बात करते हैं तो मूल संविधान में कितनी थी? तो 500 थी। ठीक है, उसके बाद इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 525 कर दिया गया, और उसके बाद 1972 में 31वें संविधान संशोधन द्वारा 545 कर दिया। तो किससे संबंधित कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। अगला है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ अधिक होता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि अगर जंग लगा होता है तो क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंग किसकी वजह से लगता है? तो ऑक्सीकरण के द्वारा जंग लगता है। जंग लगना कैसे परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। और जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जस्ते का लेप किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गलवानीकरण कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? यानी परमाणुकता कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। 2 हो जाएगा, H का 2 प्लस S का 1 है, O का कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 7। इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 7। अगला है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस क्या होता है? अक्री गैस। ठीक है, अक्री गैस को नोबल गैस कहा जाता है। तो इसको छोड़कर बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीलियम में बाहरी कोश में कितने होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर है। तो सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर गैस द्रव विलयन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही बात करते हैं ठोस द्रव विलयन की, तो ये जेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? देखिए कैपिटल जी दिया है, इसकी इकाई पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जी का मान, ये बिहार असाइनमेंट में पूछा गया था, जी का मान पूछ लिया गया था, तो इसका मान होता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। इसका क्या होता है? मान होता है। और एक होता है स्मॉल जी, इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अगला है, निम्न में से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें पूछा नहीं है, नहीं पे आप जरूर फोकस करिएगा। कौन सा नहीं है? तो पिलास नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिलास किसका उदाहरण है? तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, अगला है, कोड़ी बेग की बीमा क्या होती है? कोड़ी बेग की बीमा क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 पे।
अगला है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसकी ऊर्जा होती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स किरणों की ऊर्जा होती अधिकतम होती है। अगला है एक हीटर जिसकी शक्ति 250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर की मात्रा धारा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण। पूछ रहा है कार के हेडलैम्प पे जो दर्पण प्रयोग होता है कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवलिक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न पूछा था साइड मिरर में, साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो किससे गुजारना होता है? कांच से जल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश अंतराफलक से परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो हीरे का चमकना, हीरे क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। और रेगिस्तान में मृग मरीचिका पूछा जाता है, मृग मरीचिका किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया था? कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1986 में पारित किया गया था। अगला निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक तंत्र मित्र नहीं है? कौन सा मित्र नहीं है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को ही पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? 8 बीटों के समूह को बाइट कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बाइट बराबर 8 बीटों होता बीट होता है, बीटों ने बीट होता। और 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट, जिसे आप केबी कहते हैं। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट। अगला है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो मुख्यतः इसका रंग नारंगी होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? तो ये हवाई जहाज की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए कभी अगर दुर्घटना हो जाती है तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, ये क्यों हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगो डी व्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। डार्विन की बात करें तो डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक और पौधे के मध्य का ये संबंध है, सहजीवी संबंध है माइकोराइजा। नेक्स्ट है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, ये जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है? तो पादप में पाई जाती है। और ये किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 को मिलान करना है। देखिए हड्डियां दिया, हड्डियों के बारे में दिया है। ब्रेस्ट बोन, तो ये क्या होता है? ब्रेस्ट बोन तो स्टर्नम होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए बेस्ट क्या होता है? ये पसलियां होती हैं, आप छाती, इसके छाती की हड्डी कहते हैं। जो पसलियां होती हैं, आप उसके बीच जो पसलियां जुड़ी होती हैं, जो बीच में होता है हड्डी, उसे ही क्या कहते हैं? स्टर्नम कहा जाता है, और बेस्ट बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन क्या होता है? गले की हड्डी जो दिखती है जो ना, इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो ये कौन सा होता है? आप इसका हो जाएगा 1। और नी कैप, तो ये घुटने में होता है, तो क्या होता है नी कैप? तो पटेला। और शोल्डर ब्लेड स्केपुला, स्केपुला होता है जो आप अगर कंधे को पीछे करेंगे, जो पीछे हड्डी होती है उसे ही स्केपुला कहते हैं, तो आप इस हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो किससे संलग्न होता है? तो बृहदांश यानी बड़ी आंत से संलग्न होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पहुंच गए हैं 61 पे। 61 है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, D2। अब विटामिन D2 को क्या कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 को क्या कहते हैं? तो इसे काले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, काले कैल्सीफेरॉल कहते हैं D3 को। विटामिन B12 का क्या नाम है? तो इसका रासायनिक नाम है ये कोबालमिन का नाम है विटामिन B12 का। विटामिन B6 की तो पायरिडोक्सिन, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी होता है। अलावा मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ा। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनजोत। इसे ही जट्रोफा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में दे दिया है जट्रोफा से ही बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट है डीपीटी का टीकाकरण निम्न में से
किसमें काम नहीं आता, यानी जो डीपीटी का टीका होता है किसमें काम नहीं आता, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलियो में यह काम नहीं आता है। अला निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, कौन मछली है, समुद्री घोड़ा, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी क्वेश्चन में, ये 7th 8th में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा है, ये मछली है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अला भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्नलिखित में से कौन सा, गुरुत्वीय बांध पूछा है तो कौन सा, भाखड़ा नांगल बांध है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे है, तो ये सतलज नदी पर है। और पूछा था सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है ये, और ये कहां पे है, तो ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए टेहरी बांध कहां पे है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा, सबसे कम आबादी वाला कौन सा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। अगर अधिक पूछा जाए तो टोक्यो। अलावा निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है, तो शांति का प्रतीक किसे माना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओलिव की शाखा। ओलिव क्या होता है, जैतून, जैतून की शाखा को शांति का प्रतीक माना जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ये स्ट्रैटेजी से संबंधित प्रश्न है। समाचार पत्र दिया, प्रकाशन स्थल दिया है, ली फिगारो पेरिस सही है, वाशिंगटन पोस्ट ये न्यूयॉर्क से नहीं, ये वाशिंगटन से ही प्रकाशित होता है, और मडेरिका जकार्ता से, ईस्टर्न सुन ये सिंगापुर से सही है। ठीक, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दी कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय, यानी यूरोपियन कम्युनिटीज का न्यायालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लग्जमबर्ग में है। और यूरोपियन, अगला है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिवस को, तिथि को मनाया जाता है, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी शिवपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है, समाधि स्थल से हर प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आया, मैं इसको अच्छे से बता चुका हूं, तो महात्मा गांधी से कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजघाट। बाकी और भी जितने हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर पिन करें। अगला है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम किसका लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए तमिलनाडु का। आप कमेंट जरूर किया करिए, भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है। ये शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और बात करते हैं हम कौन कौन से हैं, कथक, कथक, कथक कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का। सत्रिया बहुत पूछा जाता है, सत्रिया किस राज्य का है, तो ये असम राज्य का है। ठीक है, और मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का। और उड़ीसी, तो उड़ीसा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। 8वां आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया, तो किस पे, आईएनएस विक्रांत पे आयोजित किया गया था, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 77 का हो जाएगा, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता, तो किसने जीता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौराष्ट्र। ये जो रणजी ट्रॉफी है किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। क्रिकेट से संबंधित कुछ और ट्रॉफी की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो कहां पे किया गया, अहमदाबाद में किया गया, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नियुक्तियां दिया है, व्यक्ति और नियुक्त संबंधित क्षेत्र दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सही है, और साजिद केवी तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष सही है। मेघना हलावत TTFI के पहली महिला अध्यक्ष, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया, तो कहां पे किया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल, कहां पे, कनाडा में है ये। नेक्स्ट है, एक बताइए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, बिजली शब्द, अब हिंदी के प्रश्न आ गए। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है बिजली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वितुंडा। ये जो है वितुंड, वितुंड किसका पर्यायवाची है, तो ये हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची क्या है, तो वितुंड है। और बिजली का दामनी, चंचला, तड़ित। कुछ और बिजली की पर्यायवाची की बात करें तो सौदामनी, सपा, धन प्रिया, इरावती, क्षण प्रभा किसकी है, तो ये बिजली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, संधि के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है, तुम कहां पढ़ते हो में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ, तो कहां पढ़ते हो प्रयोग हुआ ना, तो प्रश्नवाचक, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यथासंभव में कौन सा समास है,
यथासंभव, यथा जो है एक अव्यय है तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन 20 डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण पूछा है, तो योग ऋण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रपाणी। देखिए योग रूढ़ होता क्या है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे चक्रपाणी किसे कहा जाता है, तो विष्णु को कहा जाता है, विष्णु भगवान को कहा जाता है चक्रपाणी। बात करते हैं हम लंबोदर, लंबोदर किसे कहा जाता है, गणेश, दशानन रावण, तो ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, अब मैथ के प्रश्न आ गए। मैथ के प्रश्नों में मैं उत्तर बता दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी, और 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। और 88 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 88 का, ऑप्शन सी। और 89 का ऑप्शन 20 का हो जाएगा। और 90 का देख लेते हैं, 90 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का। 91 का हो जाएगा, 91 का ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 का हो जाएगा, 92 का भी हो जाएगा ऑप्शन बी। और 93 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 94 का हो जाएगा, 94 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 95 अभी और भी है, 95 का है, 95 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का हो जाएगा 95 का। आगे हम इंग्लिश के प्रश्न को देखते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, यानी कुछ ऐसा जो अत्यंत आवश्यक हो या महत्वपूर्ण है, उसे क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिस्पेंसिबल। इसका भी मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट है दिया है सिनोनिम्स। पैनिक का सिनोनिम्स पूछ रहा है, अंडरलाइन जो दिया है, इसका क्या होता है, पैनिक का मतलब क्या होता है, घबराहट। और इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची पूछा है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा फ्राइट। फ्राइट मतलब क्या होता है, भय या डर। नेक्स्ट है इडियम फ्रेज दिया है, टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी मुंह में पानी आना, तो क्या होता है, फील वेरी हंग्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है एंटोनिम्स पूछा है, मिसअंडरस्टैंड का। मिसअंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है कि गलत फहमी यानी गलत समझना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड मतलब होता है समझना। 100 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड आई यूज टू प्लेड विथ टॉयज। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेड नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यूज टू प्ले। देखिए प्लेड लगने पर मीनिंग क्या बनता है, जब मैं 8 साल का था तो मैं खेला करता था, खिलौने से खेला करता था, प्लेट्स हो जाता। लेकिन इसका होगा सही मीनिंग क्या होगा, जब मैं 8 साल का था तब मैं खिलौने से खेलता था, तो यहाँ पे प्ले होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न, थैंक यू फॉर वॉचिंग।